हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस। तो जो पॉलिटी की पार्ट 3 वीडियो है उसको कंटिन्यू रखते हैं पॉलिटी टॉपिक्स की। तो हमने टॉपिक 30 तक देख लिया था एंड 10 टॉपिक्स और बचे हैं, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है जुडिशियल रिफॉर्म्स। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स में एक तो जुडिशरी में आपका मैंने ऊपर जो बताया था कि जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू एंड जो डिफरेंस पावर होते हैं जुडिशरी की अलॉन्ग विथ ऑल द काइंड्स ऑफ जजमेंट, वो आपको मेंशन करना है। जुडिशियल रिफॉर्म्स मीन्स व्हाट रिफॉर्म्स डू यू वांट टू सी इन द जुडिशरी टू मेक इट मोर एक्सेसिबल टू द कॉमन पब्लिक्स, तो हमें ताकि जल्दी से फास्टर जस्टिस मिल सके। तो इसमें आप करेंट डेटा बताओगे कि अभी जुडिशरी में क्या क्या प्रॉब्लम है विथ रिलेटेड टू पेंडिंग केसेस कितनी है, विथ रिलेटेड टू वैकेंसी, विथ रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी डेटा आपको आराम से मिल जाएगी। एंड देन उसके बाद आप इसके बताओगे कि अभी क्या क्या लिया जा चुका है स्टेप्स कि जुडिशरी में रिफॉर्म्स के लिए। फॉर एग्जांपल डिजिटलाइजेशन कर दिया गया था क्योंकि ई कोर्ट फैसिलिटी आ गई थी। इसके अलावा जो PIL वगैरह आए तो जिसकी वजह से जो जस्टिस है वो कॉमन सिटीजन तक पहुंच पाया। देन उसके बाद आपको बताना है कि अभी आगे क्या रिफॉर्म्स होना चाहिए, तो ये आपको बताना है। जैसे इसमें जो हमारे जो CGI हैं वो अभी तक एक भी वुमेन नहीं बनी है सिंस इंडिपेंडेंस। तो एक वो है कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है, तो इसको प्रमोशन देना चाहिए। डिजिटलाइजेशन को प्रमोशन देना चाहिए इन द जुडिशरी। एंड फिर उसके बाद जो पेंडिंग केसेस है उसके लिए होना चाहिए कि इसको कैसे फास्ट किया जा सके। देन इसके अलावा जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है जहाँ पे डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल एंट्री मिल जाए इन द जुडिशरी, बिकॉज जुडिशरी में जो भी एंट्री है वो बहुत ही वर्टिकल है। यू नीड टू हैव 10 ईयर 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस टू सर्व इन द सुप्रीम कोर्ट। तो वो कहीं हॉरिजॉन्टल एक एंट्री मिल जाए सो दैट द फास्टर जस्टिस शुड बी रीच टू द कॉमन पीपल्स। तो ये वाली चीज़ आप बता सकते हो। एंड देन ये रिफॉर्म्स बता के आप कुछ कमिटी एंड कुछ रिपोर्ट्स आप मेंशन कर देना। एंड देन लास्ट में कंक्लूड कर देना कि जुडिशरी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ आवर गवर्नमेंट। एंड इसमें क्या होता है कि अगर हमारे जुडिशरी अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी जो फेथ है वो बिल्ड अच्छी बनी रहेगी। अगर हमें जस्टिस जल्दी मिलेगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एज ए सिस्टम पे लोगों की फेथ बनी रहेगी। तो इस तरीके से आपको कंक्लूड कर देना है। तो जुडिशियल रिफॉर्म भी हो गया। एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंट हमने देखा है स्टेट्स गवर्नमेंट में कि ये डिफेक्शन के केसेस बहुत देखने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल इन मणिपुर, मिज़ोरम, फॉर एग्जांपल इन महाराष्ट्र, तो इवन इन द राजस्थान कुछ MLAs ने किया था डिफेक्शन। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ इसीलिए लाया गया था क्योंकि जो 90s का दौर था तो उसमें ये देखा जा रहा था एक कोटेशन और एक क्या बोलते हैं जो मुहावरा होता है वो बहुत प्रचलित हो गया था, आया राम गया राम। तो इस डिफेक्शन को रोकने के लिए और गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी लाने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लाया गया, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये कैसे फंक्शन करता है, क्या प्रोविज़न है कि एंटी डिफेक्शन होने पे वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, डिस्क्वालिफिकेशन का क्या प्रोविज़न है, क्या लूप होल है इसमें कि ये डिफेक्शन लॉ होने के बावजूद भी हमें रीसेंट केसेस में डिफेक्शन के केसेस देखने को मिले हैं। इससे रिलेटेड जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट्स ने टाइम टू टाइम दिया है, ये कौन डिसाइड करता है कि ये डिफेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ये कौन डिसाइड करता है। कि स्पीकर डिसाइड करता है। तो स्पीकर पे भी कितनी टाइम लिमिट का कोई लिमिटेशन है या नहीं है, पहले नहीं था बट सुप्रीम कोर्ट ने रीसेंट एक जजमेंट आया था तो उसमें 3 मंथ्स का टाइम लिमिट दे दिया था स्पीकर को टू डिसाइड अपॉन द डिफेक्शन केसेस। तो इस तरीके से फिर उसके बाद आप इसमें लूप होल्स बताओगे, मतलब चैलेंजेस बताओगे, फिर उसके बाद आप इसमें सॉल्यूशन बताओगे कैसे इसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है सो डैट द गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी है जो वो जनता को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि इलेक्शन होता है तो जो जनता की जो चॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग ही लोग खड़े होते हैं, वही पार्टी जीतती है। तो अगर उसमें से कुछ MLA इधर उधर डिफ्लेक्ट करके दूसरी गवर्नमेंट बन जाती है तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की जो चॉइस थी कहीं ना कहीं हट रही है, वो फेड हो जाती है जब ऐसा इनस्टेबिलिटी हो जाता है। इसके अलावा जो पॉलिसीज़ होती है, जो लॉ होता है, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, वो भी कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से ये एंटी डिफेक्शन लॉ को हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए to maintain the stability in the policy as well as to maintain the credibility of the people in the election processes। तो इस तरीके से आप
एंटी डिफेक्शन लॉ भी कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं अभी जो आपको बता रही हूँ इसको आपको साथ साथ जॉट डाउन करते जाना, क्योंकि जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ साथ साथ आप एक रफ पेज में लिखते जाओ। एंड जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, जो भी इनरोल बच्चे हैं, तो आप बस ने जो आपने तो सब हेडिंग फॉलो किया जो मैंने ही दिया। अगर मैं यहाँ पे कुछ एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ तो वो कर लो। ऐसा भी हो सकता है कि एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ मेरे से छूट जा रहा है, तो ये मत सोचना कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है क्योंकि मैंने वो सब हेडिंग में दिया था। ठीक है, यहाँ मैं खुद से बता रही हूँ जितना मुझे रिकॉल हो पा रहा है। ठीक है, तो वो सब हेडिंग तो आप बिल्कुल करना, क्योंकि वहाँ मैं कुछ टाइम दे के अच्छे से टाइप करके आपको बताती हूँ। यहाँ मैं आपको डायरेक्टली जो मुझे रिकॉल हो रहा है, मैंने जो पढ़ रखा है, मेरी एनालिसिस और मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है उस बेसिस में आपको बता रही हूँ। मेरे पास कोई हैंड रिटन नोट्स आसपास नहीं है कि मैं वो देख के आपको बता रही हूँ, राइट। तो प्लीज़ इससे मैच कर लेना। एंड जो बच्चे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप ना, ये मैं टॉपिक बता रही हूँ, उसके बाद मैं जो सब टॉपिक्स लिखती हूँ ना, आप बस एक रफ पेज में आप इसको लिख लो। जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ, ये टॉपिक्स मैंने बताए हैं। आप जब आप इसको अपने डेली टारगेट्स में डालोगे तो बस एंटी डिफेक्शन लॉ आपने नोट्स बनाने स्टार्ट किया, आपने देखा ये सब टॉपिक है, मुझे ये सब टॉपिक्स पे नोट्स बनाने, ये सब टॉपिक है तो मुझे ये सब टॉपिक्स पे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, देन इमरजेंसी प्रोविज़न। अब इमरजेंसी प्रोविज़न तो क्योंकि प्रेसिडेंट मैंने ऊपर ही डाल लिया था, लेकिन इमरजेंसी प्रोविज़न्स आपको अलग से भी करना है। इसका बेसिकली आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो फॉर एग्जांपल जो नेशनल इमरजेंसी होती है, प्रेसिडेंट रूल होता है, फिनेंशियल इमरजेंसी होती है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसको लाने का, क्या चैलेंजेस है, जो हम बोलते हैं ना कि फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो कहाँ इस इमरजेंसी की वजह से यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, क्यों लाया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या चैलेंजेस है, क्या मिसयूज़ होता है, इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है। तो ये सब आपको इमरजेंसी प्रोविजंस में लिखते हैं, दैट्स इट, और कुछ ज़्यादा नहीं करना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाला जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में बात करता है। तो ये अगेन ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। और मैंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसलिए ही लिखा है क्योंकि जो पार्लियामेंट की जो क्वेश्चन आती है, अगर आपने देखा होगा बीपीएससी की मेंस की क्वेश्चन, तो उसमें वो पूछता है कि पार्लियामेंट सॉवरेन है या नहीं, जो मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था। तो उस रिस्पेक्ट में भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें ना आपको बेसिकली क्या करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आर्टिकल लिखना है, इसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, कितनी मेजॉरिटी चाहिए, कितनी मेजॉरिटी चाहिए, इसमें जो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए उसके बारे में आपको जिक्र करना है। देन उसके बाद इसमें प्रेसिडेंट का क्या पावर होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट तो कर नहीं सकता, तो गवर्नर का पावर लिखना नहीं है, आपको ये लिखना है। फिर उसके बाद इसमें जुडिशियल रिव्यू का भी होता है क्राइटेरिया कि जुडिशरी इसको रिव्यू कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इसमें बहुत ज़्यादा जजमेंट लिखना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट सब नहीं लिखना है। 106 हुए ना अभी तक, तो हमें 106 नहीं लिखना, बट जो इंपॉर्टेंट मेन जंक्चर है, जैसे फॉर एग्जांपल द लेटेस्ट वन इज द वुमेन रिजर्वेशन बिल, तो उसका आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बहुत ही प्रोमिनेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं अभी तक, वो चीज़ आपको मेंशन करनी है, सो दैट ये जो जजमेंट्स है ना, ये आप इसको अलग अलग टॉपिक्स में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी में आप यूज़ करते हो, फंडामेंटल राइट्स में आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर में आप यूज़ कर सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुआ, आर्टिकल 21 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमेंड होते रह गया है, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमें जजमेंट अच्छा से लिख लेना। Then we had come the important bills which have been recently passed by the parliament. तो वुमेन रिजर्वेशन बिल आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। 108 बिल था एंड 106 कॉन्स्टिट्यूशनल 128 बिल था एंड 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। तो आपको इसमें ये लिखना है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल का क्यों लाया गया, एक तो वाई इट हैज़ बिन पास्ड, सेकेंड कि इसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वेमेन का पॉलिटिक्स में आना कितना यूज़फुल होगा, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड ऑल्सो फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। इसमें आपको थोड़ा लिंक कर देना है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से। फिर अलग अलग कंट्रीज़ की आपको रैंकिंग बता देनी है एंड डेटा बता देना कि उनके जो पार्लियामेंट में या जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है
इन पॉलिटिक्स, तो वो कितनी परसेंट है, और इंडिया की लोकसभा में एंड राज्यसभा में कितनी परसेंट है. इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, लोकसभा में 14% है, एंड इवन इन द राज्यसभा अराउंड 14 ही परसेंट है, एंड फॉर बिहार इट इज़ ओनली अराउंड 10%. तो इतनी कम है. एंड इवन इन द अफ्रीकन कंट्रीज़ उनकी वहाँ पे बहुत है, इवन 90% तक भी है, एक दो अफ्रीकन कंट्रीज लाइक रवांडा में. तो इस तरीके से आपको ये करना है. फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव लिख देना है, और लिख देना कि करंट चैलेंजेस क्या है इस बिल में, क्योंकि आपको पता है ये बिल अभी के इलेक्शन में नहीं है, नेक्स्ट इलेक्शन में है, विद द कंडीशन कि हमारा जो सेंसस आएगा उसके जो अपडेटेड डेटा होंगे उस पर बनेगी ये बिल. उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूंसीज, जो वुमेन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी उस पर बनेगी. तो एक तो डीलिमिटेशन कमीशन होगा, फिर उसके बाद सेंसस का डेटा यूज़ करके वो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाएंगी. आपको पता है कि वुमेन को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, बट कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें देखने को मिलता है कि वुमेन एज अ प्रॉक्सी काम करती है, लेकिन जो रियल काम करते हैं वो उनके हस्बैंड काम करते हैं. बिकॉज वी हैव सीन इन द म्यूनिसिपल एज वेल एज द पंचायती राज इलेक्शंस में. तो इस तरीके से आपको लिखना है कि क्या चैलेंजेस है, फिर आपको वे फॉरवर्ड बताने कि इसको कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं टू एक्चुअलाइज दी वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिक्स. ना कि सिर्फ पेपर पे और ना कि सिर्फ पोस्टर पे, बट इन द रियल सेंस. आप इसमें बहुत सारे वुमेन लीडर्स का नाम लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल जसिंदा आर्डन, जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी फॉर्मर. तो उस तरीके से एग्जांपल लिख सकते हो कि कैसे एक लीडरशिप, वुमेन का लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी होलिस्टिक अप्रोच इन द पॉलिसी मेकिंग एंड टू इंक्लूड एवरी वन, द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दैट इज़ विमेन ऑल्सो. तो इस तरीके से आपको कंक्लूड कर देना है इसको. देन नेक्स्ट आता है हमारा दिल्ली ऑर्डिनेंस. तो फिर दिल्ली ऑर्डिनेंस में आपको पता है जो इस इफ़ आई रिमेंबर जो आर्टिकल है इसका 239AA, तो जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसमें कैसे स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन करेगा, ये आर्टिकल उससे रिलेटेड है. तो आपको पता है जो रीसेंट चेंजेस आए थे विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, तो उसके रिगार्डिंग ये ऑर्डिनेंस आया था. तो बस इस पर आपको शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है कि क्या प्रोविज़न है इसमें, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था, और फिर उसके बाद ये ऑर्डिनेंस आया तो क्या डिफरेंस था. एंड फिर उसके बाद आपको बताना है कि प्रोविज़न के बाद फिर आपको बताना है कि क्या चैलेंजेस है, इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली एंड सेंटर के बीच में जो कंटेंशन चलता है, क्योंकि दोनों में डिफरेंट पार्टीज़ है. एंड देन उसके बाद आपको कंक्लूजन करना है. बस इसका शॉर्ट नोट्स बनाना, ज़्यादा नहीं करना. सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट, तो इसमें आपको बस ये देखना है कि इसका क्या प्रोविज़न था, इसको क्यों लाने के लिए सरकार लाई है, और इसमें क्या चैलेंजेस हैं कि ऐसा करने से क्या हो सकता है. एंड देन उसके बाद आपको वे फॉरवर्ड करके इसको कंक्लूड कर देना है. ये भी शॉर्ट नोट्स टाइप ही बनाना है. आई हैव इंक्लूडेड दिस टॉपिक बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आपके पास थोड़ा सा कंटेंट हो, और अगर किसी, देखिए ये अलग से नहीं आने वाला, अगर किसी के साथ लिंक होके आता है ना, यू हैव सम कंटेंट टू राइट इट, इंटरलिंक करके यू हैव द सम कंटेंट टू राइट एंड जनरलाइज द पॉइंट आउट ऑफ इट, एंड यू कैन राइट एन गुड आंसर एटलीस्ट. ठीक है. अब आर्टिकल 32 जब आप फंडामेंटल राइट्स करे हो तो आर्टिकल 32 में रिट्स आता है. तो आपको रिट्स के जो 5-6 रिट्स हैं हमारे, तो उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए. ठीक है. और उससे रिलेटेड 1-2 जजमेंट्स आप लिख सको तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी. बस इतना आपको करना है. ठीक है. और रिट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड रिट्स ऑफ हाई कोर्ट देख लेना एक बार कि क्या डिफरेंसेस है दोनों में, और इसका यूज़ क्या होता है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. बस ये करना है रिट्स में. ये भी शॉर्ट टाइप ही करना है हमें. ये मैंने इसलिए कर दी क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट आर रेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर, व्हाट इज़ आर्टिकल 32. तो बस आपके पास कुछ होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हम ये पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स. तो हम अगर पढ़ते हैं अच्छा क्यू वारंटो मंडामस प्रोविज़न, तो हम उसका बस एक मीनिंग जान लेते हैं और इंट्यूशन से ऑप्शन देकर टिक मार देते हैं. ठीक है. बट हमें कभी लिखने के लिए बोलेगा ना तो हम आप फंस जाते हैं. तो इसीलिए मैंने ऐसे जो कुछ फैक्चुअल चीज़ भी डाली है, ताकि अगर ये शॉर्ट में पूछ दे तो यू हैव द कंटेंट टू राइट. बस मैं इतना चाहती थी. देन द 3 क्रिमिनल्स एक्ट, जो 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं जो ब्रिटिश एरा के, जो IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को हटाते हैं, जो कि हैं भारतीय न्याय संहिता
देन एक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एंड एविडेंस का है भारतीय साक्ष्य संहिता। ठीक है, तो ये सारे जो एक्ट हैं ये हटाते हैं आईपीसी को, ये हटाते हैं सीआरपीसी को, और ये हटाते हैं एविडेंस एक्ट को। तो इसमें तो आपको लिखना है कि ये वाले का थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देना है आपको हिस्ट्री का, एंड उसके बाद आपको ये लिखना है कि ये सारे जो एक्ट्स आए हैं तो इनमें क्या प्रोविजंस हैं, क्या न्यू एडिशन किए गए हैं इन एक्ट में, और क्या फिर सब एक्ट्स में क्या क्या चैलेंजेस हैं, और कैसे आगे चल के इसका हम एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एंड एक वे फॉरवर्ड आपको देना है कि कैसे हम इन एक्ट्स का यूज़ करके जो क्रिमिनलाइजेशन है सोसाइटी की उसको कर्व कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये एक्ट हम ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो हमें ग्रांट की गई है फंडामेंटल राइट थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ये काउंटर करे। ओके, तो ये हो गया। अब बिल पासिंग प्रोसीजर। अब बिल पासिंग प्रोसीजर का मतलब जो भी बिल्स पास होती है उसका क्या प्रोसीजर है। फॉर एग्जांपल मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, फिनेंशियल बिल। तो मैं चाहती हूँ कि बस आपको इसका प्रोसीजर पता हो कि क्या क्या होता है मनी बिल में, क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होता है मनी बिल पास होती है तो, लोकसभा का क्या पावर है, राज्यसभा का क्या पावर है, ऑर्डिनरी बिल में राज्यसभा का क्या पावर है। क्योंकि हम ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं बट हमारे लिखने के लिए भी कुछ कंटेंट होना चाहिए। तो बस एक शॉर्ट सा आप फ्लो चार्ट फॉर्म में इसका एक नोट्स बना लो बस, और कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो ये थे ओवरऑल पॉलिटिक के टॉपिक्स जो मैंने आपको करवा दिए, मतलब बता दिए। और ये जो भी सब हेडिंग्स है ये आप अच्छे से लिख लेना। आई होप आप ये लिख रहे होगे, अगर नहीं लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर से ये वीडियो देख लो क्योंकि ये काम आएगा। एक बार आपकी जो टॉपिक्स लिस्ट तैयार हो जाती है ना तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है। क्योंकि आपने अगर मेरी पहले भी वीडियोस देख रखी है तो आपको पता है कि मैं हमेशा एक डायरेक्शन लेके ही चलती हूँ कि मेरे पास कुछ है और वो मुझे रास्ता दिखाएगा कि मुझे कैसे चलना है। मैंने कभी इम्प्रॉम्प्टू स्टडी नहीं किया कि आज कुछ भी उठा के पढ़ लो, कल कुछ उठा के पढ़ लो, क्योंकि मुझे डेली अपना प्रोग्रेस देखना होता था कि अच्छा कल तक मेरे 5 टॉपिक कंप्लीट थे तो आज मैं पढ़ूंगी तो मेरे 8 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, इस तरीके से। तो आपको भी इसी डायरेक्शन में चलना होगा, वरना इससे क्या होता है ना कि आज आपने कुछ पढ़ा, कल आप कुछ पढ़ोगे, आपको वो ग्रोथ नहीं दिखेगा अपने अंदर। आपको लगेगा कि यार मैं तो एक हफ्ता पहले भी वहीं था, अभी भी वहीं हूँ, मुझे कोई सब्जेक्ट में अपना एक कवरेज नहीं दिख रहा सिलेबस का। तो आप ना डिमोटिवेट हो जाओगे, पढ़ाई छोड़ दोगे, यही होता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा एक स्ट्रैटेजी के साथ चलो। इसीलिए मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम भी चालू किया है कि मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दे रही हूँ, आपको एक डायरेक्शन दे रही हूँ, आपको बस उसको फॉलो करना है। और आपको बस फॉलो करना है, नोट्स बनाना है, और जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे आपको करना है। और बहुत बच्चों का तो मैंने प्रोग्रेस खुद ही देखा है, मतलब ऑलमोस्ट अगर जो सिंसियरली हमारे मेंटरशिप में ये फॉलो कर रहे हैं, आई हैव सीन दी प्रोग्रेस। उन्होंने कमेंट्स भी किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स लिखे, एंड आई फील वेरी हैप्पी सीइंग दैट, क्योंकि यही मेरा हमेशा से मोटो रहा था। तो ठीक है, आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, एंड जो नहीं भी ज्वाइन किए हैं डोंट वरी, आप जो वो बीपीएससी मेंटरशिप वाला जो वीडियो है ना वो जाके देख लीजिए और खुद ही फॉलो करिए उसको। ठीक है, खुद ही फॉलो करिए। और अगर किन्हीं को ज्वाइन करना होगा तो सर के नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। सर हमेशा कॉल रिसीव कर लेते हैं, बस दोपहर के बाद करिएगा क्योंकि सुबह उनकी क्लास चलती है, तो इस तरीके। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरी टाइम टेबल वाली वीडियो होगी, उसमें मैं हल्का सा अपना टाइम टेबल बताऊंगी, क्योंकि मेरा एंड आप लोगों का जो अभी टाइम पीरियड है, जो ड्यूरेशन है स्टडी का, वो बहुत डिफरेंट है। तो उसमें मैं अपना थोड़ा सा बताऊंगी कि मैंने क्या किया था, एंड मैं आप लोग को एक फ्रेमवर्क दूंगी कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।